आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम खुद पर ध्यान नहीं देते हैं। इस कारण कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बीमारी की पहचान के साथ ही सही इलाज भी बेहद जरूरी है और इसके लिए चिकित्सकीय परामर्श जरूरी होता है। दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं कृपाशंकर। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आज बात करेंगे डॉक्टर अजय यादव से। डॉक्टर अजय यादव कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर के कैंसर रोग विभाग में कार्यरत हैं। आप मेडिसिन में एमडी और मेडिकल ओंकोलॉजी में डीएम है। आपने डीएम की पढ़ाई एम्स दिल्ली से की है। आपको करीब 7 वर्षों का अनुभव है। आपके कई रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अजय यादव जी आपका पत्रिका टीवी पर। सर, आज का जो मुद्दा है बेहद अहम है और एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही किसी को भी डर लगने लगता है। जी हाँ, आखिर कैंसर क्यों होता है, कैसे इससे बचाव करें, इसी मुद्दे पर आज हमारी पूरी चर्चा है। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे लेना चाहूँगा कि कोविड के बाद से कैंसर के मरीजों की दिक्कतें बढ़ी हैं और ख़ास करके वे हॉस्पिटल आने से बच रहे हैं। इससे कौन कौन सी समस्याएं सामने आ रही हैं? कोविड की वजह से मरीज हमारे पास देरी से पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि मरीजों की बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है। पहले जैसे कोई मरीज आ रहा था, उसकी बीमारी स्टेज 1 2 में थी, वही बीमारी लंबे समय तक जब वो नहीं आया रहा, 2 महीने 3 महीने 6 महीने उसके सिम्टम्स आते रहे लेकिन मरीज नहीं आया, तो वो बीमारी आगे की स्टेज में पहुंच गई। उसकी वजह से क्या है कि बीमारी को क्योर करने की जो रेट है वो कम होगी और उसकी वजह से मरीज को जो सर्वाइवल के जो चांसेस स्टेज 1 स्टेज 2 में आप 80% 90% क्योर करने के चांसेस रहते हैं। वही अगर स्टेज 3 स्टेज 4 में पहुंच जाती है तो उसकी क्योर रेट कम हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि बीमारी अप स्टेज हो, इसकी वजह से ट्रीटमेंट करने में दिक्कत है। इसके साथ ही कैंसर मरीजों की इम्यूनिटी की अगर बात करें तो सबसे कम होती है। तो ऐसे में कोरोना वायरस इस वक्त फैल रहा है और इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है तो आसानी से इस संक्रमण के चक्कर में मरीज आ सकता है। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये सब कैंसर मरीजों की इम्यूनिटी सामान्य पब्लिक से कम होती है जी। उसके 2 कारण होते हैं। तो जो कैंसर की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है, दूसरा जब हम ट्रीटमेंट करते हो न्यूट्रोपीनिया होता है, जो डब्ल्यूबीसी काउंट होती है वो कम हो जाती है। शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं हैं डब्ल्यूबीसी, उनका काम होता है इन्फेक्शन से लड़ना। जब उनकी संख्या कीमोथेरेपी से या दूसरे ट्रीटमेंट से जब कम हो जाती है तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये रहता है कि हमें जो जनता है उसकी तुलना में कैंसर मरीजों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है जी। उनके जब घर से निकले तो पूरी तरह से खाना खाकर पानी पीकर फिर निकलें, क्योंकि अगर आप भूखे पेट रहते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। जब आपका पेट भरा रहता है तो इम्यूनिटी अच्छी रहती है, वो ध्यान रखें। प्लस जो WHO की गाइडलाइन है कि कोविड के अंदर जो सामान्य जनरली है उसमें हमारे कैंसर मरीजों को और भी ज्यादा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। किसी के संपर्क में कम से कम आए, जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें तो अपने मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स पहने जी, अनावश्यक वस्तु छुए नहीं। घर में जब वो रहे हैं तो अलग कमरे में उनका होनी चाहिए ताकि घर का दूसरा मेंबर जो बाहर जा रहा है आ रहा है, अगर इन्फेक्शन होता है तो वो बचा रहे। प्लस घर में अगर कोई लक्षण जिसको बुखार के खांसी के हैं उसको उससे बिल्कुल कैंसर के मरीज को रहना चाहिए। जब अस्पताल में आए तो विशेष ध्यान रखें, मास्क लगा के पूरा हाइजीन जो है वो मेंटेन रखें, ये ध्यान रखें। यानी कि ये छोटी छोटी सावधानियां हैं लेकिन आपको लगातार बरतनी है। अगर ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो फिर नुकसान हो सकता है। इसलिए इन तमाम टिप्स का आप ध्यान रखें, सावधानियों का आप ध्यान रखें कि कैसे आपको आगे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, कैसे सावधानियां बरतनी है। डॉक्टर साहब, लेकिन अगर मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाई जाए या नियमित रूप से कैंसर के जो मरीज हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे सावधानी रहे? कैंसर के मरीजों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अब न्यूट्रिशन अच्छा रखना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट लें जी, समय पर खाएं। क्या होता है कि जब हम कीमोथेरेपी देते हैं या दूसरा ट्रीटमेंट देते हैं तो नोज वोमिटिंग ये ज्यादा होता है, तो मरीज को ये लगता है कि मैं कुछ खाऊंगा तो मुझे वोमिटिंग हो जाएगी। एक विशेष साइकिल डेवलप हो जाता है
वो खाली पेट लंबे समय तक रहता है, जिसकी वजह से कम होने का खतरा रहता है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो उनको ये चाहिए कि समय समय पर खाते रहें, खाना कम मात्रा में लें, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दें, खाली पेट नहीं रहें, प्रॉपर हाइड्रेट करके रखें, पानी पूरा पिएं, खाली पेट घर से बाहर नहीं निकलें, प्रोटीन डाइट लें। प्लस क्या होता है कि जब डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है उस समय पर हमको डब्ल्यूबीसी की कंप्लीट हीमोग्राम करके और उसकी डब्ल्यूबीसी की जांच करनी चाहिए। वो कम होती है तो उसको बढ़ाने के लिए हम इंजेक्शन देते हैं, ग्रोथ फैक्टर का इंजेक्शन, जिससे काउंट जो है वो बढ़ जाते हैं और उसकी इम्यूनिटी वापस से रीगेन हो जाती है। तो समय पर सीबीसी की जांच कराएं ताकि हमें पता रहे कि हमारा डब्ल्यूबीसी काउंट है वो मेंटेन है। अगर है तो हम इंजेक्शन देके उसको बढ़ा के अपनी इम्यूनिटी को पर्याप्त रखें। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ये, और तमाम जो दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं, कई बार क्या होता है कि इस समय जब आप टीवी के सामने होते हैं पूरी जानकारी आप समझ भी लेते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं, इसलिए आप नोट भी कर सकते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर अजय जी बता रहे हैं और टिप्स जो है, सावधानियाँ जो बरतनी है वो भी आपको बता रहे हैं। अब अगली जो मुद्दा है, जो समस्या है, उसकी ओर भी रुख करते हैं कि आजकल दूसरे भी मरीज हॉस्पिटल कम आ रहे हैं। ऐसे में कैंसर की पहचान अगर देरी से हो रही है, इससे किस तरह की परेशानी सामने आ सकती है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। अजय जी, मरीज जब हॉस्पिटल नहीं आता तो कैंसर के जो वार्निंग साइंस जिसको हम कहते हैं, जैसे कि फीवर लंबे समय तक अगर रहता है किसी को, या ब्लीडिंग होती रहती है, या फिर उसको पेनलेस स्वेलिंग कहीं पे हो जाती है, स्वेलिंग है लेकिन उसमें दर्द है, तो ये सारे वार्निंग साइंस होने पर भी पेशेंट क्या रहता है कि घर पे बैठा रहता है। उस वजह से क्या होता है कि उसकी बीमारी जो है वो एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे ब्लड कैंसर का कोई मरीज, वो अगर समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, समय पर उसने जांच नहीं कराई, ट्रीटमेंट नहीं, तो क्या होता है कि उसकी प्लेटलेट कम होने लगती है। प्लेटलेट कम होने की वजह से जो है ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है और ब्लीडिंग होने से उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम होकर सांस की तकलीफ होती है और ये दूसरे जो इन्फेक्शन है उनका खतरा भी है। जैसे कोविड के टाइम में अगर बात करें तो जब उसकी इम्यूनिटी डाउन होगी तो वो भी उसको जल्दी होने का खतरा रहेगा। दूसरा, जब बीमारी बढ़ जाती है, जैसा मैंने बताया कि पहली दूसरी स्टेज में अगर बीमारी का पता चले तो 80-90% चांस होता है उसको ठीक करने का, लेकिन अगर बीमारी की स्टेज में आ जाती है तो उसको जो ठीक करने का जो परसेंटेज कम हो जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको उस बीमारी से भी परेशानी होती है, पर दूसरे जो इन्फेक्शंस आजकल चल रहे हैं उससे और खतरा रहता है, वो होने का खतरा और बढ़ता है। जी, और ऐसी समस्याओं में आप समझ सकते हैं कि कितनी अगर छोटी सी भी आप लापरवाही कर लेते हैं उसका परिणाम कितना गंभीर हो जाता है। डॉक्टर साहब ने अभी यही बताया कि ज़रा सी चूक होती है, लापरवाही होती है, सही समय पे इलाज नहीं करवाना या फिर सही समय पे पहचान नहीं हो पाने से ये समस्या बेहद गंभीर हो जाती है और आगे चल के बेहद नुकसानदायक होती है। इसलिए सही समय पर जाँच करवाना भी बेहद ज़रूरी है। अजय जी, कोविड के चलते कुछ कैंसर के रोगियों का इलाज अधूरा रह गया है, इससे उनकी सेहत पर किस तरह का असर पड़ेगा? हाँ, ये बहुत हो रहा है अभी कैंसर में कि मरीज जो है उसको हमने एक दिया, जैसे कोई अर्ली स्टेज में पेशेंट आया, हमने उसकी सर्जरी कर दी, उसके बाद हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी उसको देते हैं ताकि उसकी बीमारी खत्म हो गई लेकिन उसका वापस आने का खतरा है, उसको कम करने के लिए हमको कीमोथेरेपी देनी थी या रेडियोथेरेपी देनी थी। अब वो मरीज वो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी नहीं ले पाया, कोविड की वजह से नहीं आ पाया, किसी कारण से नहीं हॉस्पिटल पहुंच पाया, उसकी वजह से क्या होता है कि उसका वो बीमारी वापस आने का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तब तो नहीं आया 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन बाद में जब उसकी बीमारी वापस आई है उसकी वजह से फिर परेशानी बढ़ने लगती है, फिर वो आते हैं। तो जो मतलब थोड़ी सी दिक्कत शुरू में होती है उसको अगर हम ठीक करके और आ जाए करें तो ये जो बाद में होने वाली जो दिक्कत है उससे एक और सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, अगर कोई कैंसर का रोगी हॉस्पिटल आना चाहता है तो उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें कोरोना को लेकर भी जांचें भी हो रही हैं, ऐसे में संक्रमण का जो खतरा है वो भी बना रहता है, बाकी बीमारी लगने का भी जो खतरा है वो बना रहता है, तो ऐसे में क्या सावधानी बरतें?
कोरोना मरीज जब कैंसर मरीज जब हॉस्पिटल आए तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि खाली पेट नहीं आए, भोजन करके घर से निकले ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे। और जब वो हॉस्पिटल आए तो अपने सारे जो मास्क लगाना, ग्लव्स पहनना, डिस्टेंस मेंटेन, इन सारी प्रक्रियाओं का ध्यान रखें। हॉस्पिटल में भी जब आते हैं तो हम ये रखते हैं कि पास नहीं बैठे मरीज, डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे, एक जगह छोड़ के फिर उनको बिठाते हैं। तो जो दूसरे जो मरीज हैं जो जांच के लिए आए हुए हैं, हो सके उसमें कोई मरीज कोरोना पॉजिटिव हो, अभी हमको नहीं पता है उसके, क्योंकि उसकी जांच नहीं हुई, तो सभी बाय डिफॉल्ट हम सभी को ये मान के चले वो कि सभी को कोरोना हो सकता है। ये नहीं सोचें कि इसको कोरोना है, ये आप ये मान के चले कि हर मरीज को कोरोना है, हर दूसरा जो में बैठा है वो मुझे इन्फेक्शन दे सकता है, तो उससे डिस्टेंस बना के रखना ही। अपनी जो ढाल है, अपने जो मास्क है, ग्लव्स है, इनको वहां पे उतारें बिल्कुल भी, थोड़ी देर के लिए भी ये विशेष ध्यान रखें और बार-बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हम भी जब पेशेंट को देखते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि पेशेंट से या हमारे से पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि एक पेशेंट को देखा, उसने इंजेक्शन दिया, फिर वो दूसरे को दे दिया, तो एक साइकिल डेवलप हो जाती है, बहुत सारे पेशेंट इन्फेक्ट हो। तो हम भी अपनी फेस शील्ड, मास्क ये सब लगा के रखते हैं और डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। तो जब डॉक्टर को दिखाने जाए तो भी डॉक्टर के बिल्कुल पास में नहीं बैठे, डॉक्टर की कुर्सी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, और जहां भी सैंपल देने, जब भी चीज को छुएंगे तो उसके बाद अपना सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और जब तक घर पहुंचे इस तरह सारी चीजों का ध्यान रखें। जहां भी आपने दूसरी चीज को छुआ है आप वो सैनिटाइज करें, प्रॉपर हाथ वॉश करके और फिर घर पे, ये ध्यान। नहीं, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दर्शकों को दी है कि किस प्रकार से वो बच सकते हैं कोरोना वायरस के चपेट में आने से, बाकी जो बीमारियां उनकी चपेट में आने से। और आप ये भी समझिए कि जब तमाम मेडिकल टीम्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्हें पूरी जानकारी इसके बारे में, वो सावधानियां बरत रहे हैं, उसके बाद में आपकी तो जिम्मेदारी बन ही जाती है कि आप भी सावधानी बरतें, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि आप किसी भी संक्रमण के चक्कर में ना आ पाएँ। वहीं अभी कुछ दिनों पहले की बात करें तो हाल ही में एक्टर संजय दत्त को भी स्टेज 4 फेफड़ों का, जो स्टेज 4 था, उसमें फेफड़ों का कैंसर पता चला था। वे दुबई में अपना इलाज भी इस वक्त करवा रहे हैं। तो ऐसे में इस कैंसर के बारे में क्या कुछ स्थिति रहती है, क्या सिम्टम्स रहते हैं, इस कैंसर के बारे में थोड़ा दर्शकों को आप बतवाएं। देखिए, फेफड़ों का जो कैंसर है पुरुषों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है जी, और ये सर कई प्रकार का होता है। एक अकेला लंग कैंसर कह देना आज में पर्याप्त नहीं है, इसके सब टाइप्स होते हैं, स्मॉल सेल, नॉन स्मॉल सेल, ये और आगे फिर डिवाइड होते हैं। तो ये कैंसर जो होता है, इसके जो प्रमुख जो है वो तंबाकू का सेवन करना, किसी को पोल्यूशन की वजह से या रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से, या फिर किसी को भी कैंसर हुआ हो, उसको ये कैंसर होने का खतरा ज्यादा है। तो इसमें जो मेन जो टाइप है वो स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल होता है, फिर आगे मॉलिक्यूलर बेसिस पे उसको डिवाइड करते हैं। नया जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है तो उस काम को पता चलता जा रहा है और उसके अनुसार फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। फेफड़ों के कैंसर का रिस्क किन किन लोगों में होता है, क्योंकि ये बीमारी तो भयावह है ही, लेकिन स्टेज वाइज भी बेहद जो इसके टर्म्स है, जो कंडीशंस है, वो चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं। तो फेफड़ों के कैंसर के लिए क्या कहा जा सकता है, किन किन लोगों में रिस्क बढ़ती है? फेफड़ों के कैंसर का जो सबसे मुख्य कारण है वो तंबाकू का सेवन करना है। जो मरीज तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें बहुत ज्यादा रिस्क रहता है फेफड़ों का कैंसर होने का। जो नहीं करते उनकी तुलना में मानिए कि 15-16 गुना ज्यादा रिस्क रहता है जो सेवन करते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें कि 100% रिस्क है तो 50% रिस्क फैक्टर जो है वो तंबाकू की वजह से होता है। बाकी कारणों में ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हैं, जैसे कोई मरीज एस्बेस्टस के खानों में काम है, वहां पे उसको एक्सपोजर होता है, या फिर जो पेंट बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वो काम करते हैं, उनको फ्यूम के एक्सपोजर से, डीजल का जो फ्यूम है ये भी लंग कैंसर का कारण होता है। और कुछ मरीजों में जैसे हिस्ट्री होती है उसका भी फर्क पड़ता है कि उसके फैमिली में कैंसर होने का रिस्क है तो उसमें भी रिस्क ज्यादा बढ़ता है।
इन सब चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, इन तमाम चीज़ों का भी। वही अगर बात करें अजय जी कि फेफड़ों के कैंसर में नया इलाज क्या है, दूसरे कैंसर में भी नए इलाज और जांचों के बारे में भी काफ़ी कुछ जो खबरें हैं, जो जानकारियां हैं वो सोशल मीडिया पर भी मिलती हैं, लेकिन सटीक जो जानकारी है वो आप बताएं। फेफड़ों के कैंसर में जो हम इलाज करें उसमें अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट आ जाता है तो उसका सर्जरी द्वारा इलाज किया जाता है जी। बाद सर्जरी के बाद जब जो रिस्क है उसको कम करने के लिए, वापस आने का है उसको कम करने के लिए रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। इसके अलावा पेशेंट एडवांस स्टेज में आता है तो उसको कीमोथेरेपी से ट्रीट करते हैं। कीमोथेरेपी जो कन्वेंशनल थेरेपी है जो लंबे समय से चली आ रही है, अभी नया जो है वो ये है कि इसमें 2 थेरेपी हैं। एक तो टारगेटेड थेरेपी है कैंसर मरीजों को और दूसरा इम्यूनोथेरेपी। टारगेटेड थेरेपी क्या होता है कि जो कैंसर की जो सेल होती है उसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम पहचानते हैं और उनके खिलाफ जो है टारगेट थेरेपी काम करती है। वो ब्लड के थ्रू ओरल टैबलेट्स होती हैं जो हम जाती हैं और उन कैंसर की सेल्स को पहचानती हैं और सेलेक्टिवली कैंसर सेल्स हैं उनको मारती है। इसका फायदा ये होता है कि एक तो कैंसर सेल्स की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है और दूसरा जो साइड इफेक्ट कम आते हैं क्योंकि केवल कैंसर की सेल्स पे जुड़ेगी वो जाके और कैंसर की सेल्स को ही मारेगी। थेरेपी में क्या होता है कि जो दूसरी सेल्स होती है नॉर्मल सेल्स वो भी चपेट में आ जाती हैं। टारगेट पिक का बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे नॉर्मल सेल्स जो है वो अफेक्ट नहीं है, उसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं और उससे जो आउटकम है वो बढ़ जाता है। जो केसेस जो दवाई है वो कीमोथेरेपी की तुलना में ज्यादा होती है। दूसरी थेरेपी है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि हमारा जो खुद का इम्यून सिस्टम है, जब कैंसर होता है तो क्या होता है कि इम्यून सिस्टम मास्क होता है, मतलब कि हमारी जो इम्यून सेल्स हैं वो उनको ऐसा लगता है कि कैंसर की सेल्स हैं ये हम फॉरेन सेल्स नहीं है, इनको नष्ट नहीं है। इम्यूनोथेरेपी में हम ऐसी दवाई देते हैं जो चेक पॉइंट इनहिबिटर और उनको दबा के और हमारे इम्यून सिस्टम को वापस से इस तरह से मॉडिफाई करती है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वापस से पहचानता है कि ये कैंसर है, ये नॉर्मल सेल नहीं है और उन सेल्स को वो नष्ट करने लगता है। तो ये बहुत थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी नई टेक्निक है जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में। ये क्या फायदा है कि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होता है और इस सेल्स को शरीर नष्ट करने लगता है। कई मरीजों में ये फायदा होता है कि उससे स्टेज 4 डिजीज होता है उनमें भी इम्यून सिस्टम जब एक्टिव होकर नष्ट करता है तो वो पूरी तरह खत्म हो जाती है, क्योर हो जाती है। ऐसा जो है कीमोथेरेपी से और दूसरी विधि से संभव नहीं होता, लेकिन इम्यूनोथेरेपी से ऐसा संभव नहीं आ सकता है। लेकिन अजय जी, मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती एक प्रकार से आप लोगों के लिए उन मरीजों की भी है जो शुरुआती स्टेज का पता नहीं लगा पाते, क्योंकि शुरुआती स्टेज का अगर पता लग जाए तो काफ़ी कुछ संभावनाएं हो जाती हैं। आप लोगों के लिए, मेडिकल टीम्स के लिए बहुत कुछ संभावनाएं होती हैं कि मरीज को जल्दी ठीक किया जाए। भारत में ये देखने को मिलता है कि लोगों में जो कैंसर का डर जिस प्रकार से है, तो ऐसे में शुरुआती तौर पर वो पकड़ भी नहीं पाते कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या कारण है। तो ऐसे में लोगों को पता कैसे चले कि कैंसर हो गया है? कैंसर का कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ये जिस भाग में होता है उसके अनुसार ही उसके लक्षण आते हैं। जैसे शरीर के जिस भाग में कैंसर होगा वहां डेवलप होगा जी, वो गांठ जो होती है शुरू में उसमें दर्द नहीं होता, समय के साथ उसका साइज बढ़ता है, वो आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उन पर प्रेशर डालते हैं तो पेन होने लगता है। अब लोगों को क्या होता है कि जब पेन नहीं होता है कैंसर गांठ लेकिन उसमें दर्द नहीं है तो लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। उनको ये रहता है कि कोई दिन नहीं रही है, गांठें पड़ी रहेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर उसमें पेन होता है जाते हैं दिखाते हैं डॉक्टर को, पता पड़ जाता है कि ये तो हमको उस किसी गांठ को अवॉइड नहीं करना है कि गांठ हो गई, पेन है या नहीं है, आपको विशेषज्ञ को उसकी जांच करानी ही करानी है। इसके अलावा कुछ वार्निंग साइंस होते हैं कैंसर के, जिसको हम कहते हैं कि अगर ये है तो हमारे एंटीनाज अप हो जाते हैं, उसको तरीके से जांच करके कंफर्म करते हैं। साइंस मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे किसी मरीज को अनएक्सप्लेन्ड लॉस है, वजन कम होता जा रहा है लेकिन उसका कारण नहीं पता,
किसी को बुखार आ रहा है लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है कि बुखार का कारण क्या है जी। तीसरा ये कि किसी को ब्लीडिंग हो रही है, कोई कारण नहीं चल रहा है और उसको ब्लीडिंग हो रही है। ये सारे वार्निंग साइंस हैं जिनका अपने को पता लगते ही किसी को खांसी हो रही है और उसमें आ रहा है बलगम के साथ, तो उसमें लंग कैंसर का हमको रिस्क रहता है। तो पेशाब के रास्ते से खून का आना, वजन कम होना, ये सारे जो है ये वार्निंग साइन है। ये अगर किसी को होते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और परामर्श लें और जांच करा के अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। जी बिल्कुल, ये सिम्टम्स हैं और अगर नज़र आते हैं, अगर पकड़ में आते हैं आपको, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं है। डॉक्टर को दिखाइए। शुरुआती जो स्टेज है उसी पे अगर कैंसर पकड़ में आता है तो उसका इलाज और उसके सही होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए ज़रूरत है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें जैसे ही आपको ये सिम्टम्स नज़र आते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग जो हैं अपनी जो उनकी दिनचर्या कहिए या फिर जो आदतें कहिए, उनकी वजह से जाने अनजाने में कैंसर को न्योता दे देते हैं। अजय जी, ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अनजाने में कैंसर को न्योता ना दिया जाए? कैंसर से बचने के लिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम काफी हद तक उसके होने का जो है उसको कम कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या में बदलाव करके इससे बचा जा सकता है। पहला मैं कहना चाहूंगा कि जो कोई तंबाकू का सेवन करता है तो किसी भी फॉर्म में, चाहे सिगरेट है, चाहे गुटखा है, चाहे कुछ भी, उसका प्रयोग तुरंत बंद करें। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो फिर हम उसको डी एडिक्शन सेंटर पे भेज के दवाइयां ऐसी दे सकते हैं जिससे विड्रॉल सिम्टम्स जो है उनको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। तो स्मोकिंग को तुरंत बंद करें। स्मोकिंग के साथ अल्कोहल का अगर आप यूज करते हैं तो इससे जो मुंह का है, जो इसोफेगस का कैंसर है, फूड पाइप का, उसका खतरा जो है वो बहुत कई गुना है अगर स्मोकिंग भी करता है कोई और अल्कोहल भी लेता है। अल्कोहल की वजह से लीवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इन चीजों का ध्यान रखें। दूसरा, एक जो लोगों को पता है कि ओबेसिटी जो है, मोटापा, उसकी वजह से भी कैंसर होने का खतरा रहता है। ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे कैंसर हैं जिनका खतरा बढ़ना में होने वाला जो यूट्रस का कैंसर है उसका बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। देखते हैं जब हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट आता है, डायग्नोस होता है, जब पता हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगता है ओबेसिटी एक बड़ा कारण है। तो अपना नियमित दिनचर्या में बदलाव लाके एक्सरसाइज करें, अपने वजन को कंट्रोल करके रखें ताकि जो मोटापे से होने वाले जो कैंसर्स हैं उनसे बचा जा सके। कुछ चीजें ऐसी खाने में हम जब कुक्ड फूड इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, रेड मीट जैसे ज्यादा रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं, वसा का ज्यादा होता है, तो उससे जो इंटेस्टाइन है, फूड पाइप है, आहार नली का जो कैंसर का खतरा है वो तो इनका प्रयोग कम करें। हरी पत्ते की सब्जियां जो है वो ज्यादा लें, फाइब्रस अपने खाने में ज्यादा लें, रेड मीट का उपयोग नहीं करें। ये सब हम इनसे बच सकते हैं। अगर किसी के परिवार में कैंसर भी है तो उसमें कुछ मरीजों में 5-10% लोग ऐसे होते हैं जिसमें कैंसर होने का रिस्क जो है वो रहता है। तो उसका अगर जो मेंबर को किसी को कैंसर है तो हो सकता है कि उसको वो रिस्क हो, तो उसके लिए जांच होती है ताकि हम देख सकते हैं कि इस फैमिली में कैंसर होने का खतरा ज्यादा है, तो उस स्क्रीनिंग करके कैंसर होने से पहले ही उसको बचाया जा सकता है। इन सब चीजों का ध्यान रखें। सही समय पे अगर हमें पता चल जाए पहली दूसरी स्टेज में का, तो हम बहुत ही मतलब नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं कैंसर होने के बाद। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें और अपना बचाव करके रखें। बिल्कुल, बचाव बेहद ज़रूरी है। वहीं क्या कुछ सामान, कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका नियमित अगर सेवन किया जाए तो फिर कैंसर की चपेट में आने से, इस घातक बीमारी की चपेट में आने से बच सकते हैं, बचाव हो सकता है? क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो दैनिक जीवन में हम प्रयोग कर सकते हैं? जी, जो हम चाय पीते हैं प्लास्टिक के गिलास में पीते हैं, ये जो प्लास्टिक के गिलास हैं इनका प्रयोग हम करते हैं। इनमें कुछ केमिकल डिसॉल्व होके उसमें खाद्य पदार्थ में मिलके और हमारे शरीर में जाता है और कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। तो इसका इस्तेमाल हम नहीं करें। खाने में जो रेड मीट है, चिकन, इससे आहार नली का कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। खतरे को कम करने के लिए डाइट है उसका प्रयोग करें, हरे पत्ते की सब्जियां खाएं और सलाद जो मात्रा में प्रयोग करें।
ये करके हम काफी हद तक खाने पीने की चीजों को करके और अपने कैंसर का जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आम दिनचर्या में हम कर लेते हैं, नियमित दिनों में ये सारी चीज़ें कर लेते हैं और उसका जो परिणाम है कितना बड़ा हो सकता है, कितना नुकसानदायक हो सकता है, वो आप समझिए। डॉक्टर अजय बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये छोटी छोटी लापरवाहियाँ कैंसर की ओर कदम बढ़वा देती है, इसलिए सावधानी ज़रूर रखें। छोटी छोटी चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। कुछ आदतें हैं जो समय के साथ बदलती हैं, तो उन्हें भी बदलने की ज़रूरत है। कुछ सख्त बनिए, अपनी दिनचर्या में बदलाव कीजिए और स्वस्थ रहिए। ये इस पूरी जो चर्चा है इसमें ये महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। इसके साथ ही युवाओं के लिए मैं एक सवाल ज़रूर लेना चाहूँगा यहाँ पर अजय जी, कि आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, इसके साथ में ही मोबाइल से अटैचमेंट, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हैं उनसे इतना ज़्यादा अटैचमेंट जो युवा हैं उनका बढ़ चुका है कि स्ट्रेस की जो समस्या है, सिर दर्द की समस्या हो, तनाव लेने की समस्या हो, वो लगातार बढ़ने लगी है। तो क्या कैंसर इसकी वजह से भी हो सकता है? देखिए, मोबाइल में जो रेडिएशंस हैं की वजह से कैंसर होता है कि नहीं ये अभी सिद्ध नहीं हुआ है। मोबाइल टावर्स जो लगे हुए हैं उनकी वजह से कैंसर का खतरा है कि नहीं, अभी मतलब ये प्रूव नहीं है कि इनकी वजह से कैंसर हो। बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दिनचर्या में जो बदलाव आया है की वजह से या इंटरनेट की वजह से, उससे क्या हुआ है कि फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने से मोटापा बढ़ता है, स्ट्रेस और मोटापे की वजह से कैंसर का फिर रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि कोलोन कैंसर, लीवर कैंसर, यूट्रस कैंसर है, ये सारे कैंसर हैं जो ओबेसिटी से रिलेटेड है। तो जब वेट बढ़ता है तो इन कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये इन चीजों से हमको बचना चाहिए। हमें चाहिए कि इनका यथासंभव हो सके कम से कम प्रयोग करें और अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रखें ताकि उनका वेट कंट्रोल और कैंसर के खतरे से बचा जा सके। तो ये तमाम जो सावधानियां हैं वो आपको बरतनी होंगी, स्वस्थ आपको रहना है और जिम्मेदारी परिवार की भी है, पूरे अपने जो साथ में आपके घर वाले रहते हैं उनकी भी है। इसलिए आप भी समझें इन तमाम पॉइंट्स को और आपके जो साथी हैं, आपके जो परिवारजन हैं, उनके साथ में भी साझा करें, शेयर करें और स्वस्थ रहें और अपने परिवार को और परिवारजनों को, अपने जो दोस्त हैं उनको भी स्वस्थ रखें, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए। डॉक्टर अजय यादव जी, आप पूरी चर्चा में शामिल हुए, पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया और दर्शकों को बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए समस्या को लेकर, आप भी इससे जुड़े किसी नए मुद्दे को लेकर, जिसमें चर्चा करेंगे एक नए डॉक्टर से, एक नई समस्या को लेकर, एक नई बीमारी को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।